तो दोस्तों मैंने ओपन कर दिया फोरम आईएएस का पोर्टल। अब आप तो को दिखाऊंगा मैं अपना मार्कशीट मीन्स का ये मेरा मार्कशीट है। तो मेरा मार्क्स आए हैं, आप देख सकते हो। मेरा मार्क्स है 104.75, जो मेरा रैंक 7th है, सूरजदीप कुमार। एक्चुअली मेरा एक्चुअल मार्क्स है 109.75। आगे मैं पेपर में दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया था, तो मेरे जो इवेल्युएटर्स थे, रेस्पेक्टेड इवेल्युएटर ने 5 मार्क्स रिड्यूस कर दिया ओवरऑल मार्क्स में से। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये रहा मेरा इवेल्युएटेड कॉपी का पहला पेज जहां मार्क्स पूरा मेंशन्ड है। तो दोस्तों ये रहा मेरा कॉपी, आप देख सकते हो 109.75। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों ये रहा मेरा पहला क्वेश्चंस, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इम्पैक्टेड द इंडियन फैमिली सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के रिलेटेड हमारे इंडियन फैमिली सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन देने के बाद मैंने एक रिसेंट का एग्जांपल डाला है, जिसमें इंडिया, चाइना, नाइजीरिया वर्ल्ड पॉपुलेशन का 30% है 2018 से 2050 के बीच में। और एक ग्राफ डाला है जिसमें वो पूरा 1950 से 2050 के बीच में एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का परसेंटेज डिनोट करता है। और इंडिया का मैप बनाकर भारत में जितने वेरिएशन है पॉपुलेशंस का, उसका परसेंटेज डाला है। हर एग्जांपल के साथ, हर पॉइंट्स के साथ एक एग्जांपल डाला है। और देखिए यहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन का एक ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो हर एक पॉइंट्स के साथ एक एग्जांपल जो रिसेंट से रिलेटेड होगा, और साथ में अगर आप पॉसिबल हो तो ग्राफ समय भी बचाता है और डाटा को एक्सटेंसिवली बताता है लॉन्ग ड्यूरेशंस का। जैसे देख सकते हो 1986 से 2023 के बीच में ग्राफ है, 1960 के से 2023 के बीच में ग्राफ था। तो आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, रीजनलिज्म इज नॉट मेयरली द प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंस बट द रिजल्ट ऑफ अनफुलफिल्ड डेवलपमेंटल एस्पिरेशन एग्जामिन। तो अनफुलफिल्ड डेवलपमेंट एस्पिरेशंस का कारण है रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म का डेफिनेशन लिखा, एक वो डायग्राम बनाकर उसको दर्शा दिया। एक ग्लोबल रीजनलिज्म का डायग्राम भी बनाया है, जो पॉसिबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इंडिया में रीजनलिज्म कैसे एक्सटेंसिव है उसका मैप बनाकर भी दर्शाया है। और हर पॉइंट के साथ, जैसे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसके साथ एग्जाम्पल दर्शाया है। और मैंने एक सबसे पहला जो सबसे इम्पैक्टफुल जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट्स में हमने वोट शेयर और सीट शेयर का एक ग्राफ बनाया है। सिमिलरली नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में भी एक ग्राफ बनाया है, जो ये बताता है कि वोट शेयर और सीट शेयर नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे कैसे इम्पैक्ट करता है रीजनलिज्म के थ्रू। तो गाइस ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, और सारे जो पॉइंट्स के साथ एग्जांपल भी दिया है। तो दोस्तों आते हैं तीसरे क्वेश्चंस पे। व्हाट आर दी सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऑल्सो ब्रिंग आउट डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो दोस्तों ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पूछ रहा है और सुटेबल कंडीशन पूछ रहा है। 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले साइक्लोन्स का डेफिनेशन डाल दिया। यूजुअली जो रिसेंट में आया था म्यांमार में साइक्लोन, उसका मैंने न्यूज़ में डाला है, न्यूज़ का एक डाटा, और जो सुटेबल कंडीशन है उसको डिनोट किया है। साथ में डिफरेंस के लिए मैंने एक कॉलम बनाकर ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का डिफरेंसेस भी दिखाया है। और साथ में ये जो ग्राफ्स हैं जो रेयरली मिलते हैं, बाई चांस किसी भी किताब में शायद नहीं मिलेंगे, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है। और जो ग्राफ है जो ये बताता है इंटेंसिटी चेंज, स्ट्रेंथ चेंज, राइज चेंज और इनिशियल प्रोफाइल। तो ये ग्राफ जो वेरिएशंस को दर्शाता है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वाइट इम्पैक्टफुल होता है। तो दोस्तों सिमिलरली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का भी कुछ एग्जांपल्स पॉइंट्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने।
आप देख सकते हो। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ हिमालयाज ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कंट्री। तो हिमालय का क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट है उसका क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले हिमालय के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन डाल दिया है और क्या है इम्पैक्ट, और आप चाहो तो हिमालय का इंडिया का मैप बनाकर हिमालय का पूरा एक मैप में दर्शा सकते हो। अगला पॉइंट है इम्पैक्ट्स ऑफ हिमालयाज ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कंट्री। तो मैंने पॉइंट्स वाइज क्या हिमालय का इम्पैक्ट पड़ेगा आप उसको पॉइंट वाइज 5-6 पॉइंट्स लगकर साथ में एक एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हो। जैसे मैं इवेल्युएटर और जो भी हमारे मेंटर्स रहे हैं उन्होंने लिखा है वैलिड पॉइंट विथ सिंपल प्रेजेंटेशन। तो अच्छा है, सिंपल प्रेजेंटेशन है। अभी वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स ऊपर के क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन था, तो ऐसे ही पॉइंट्स के साथ सिंपल हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल देना मैंडेटरी है। वो बहुत प्रायोरिटी एग्जाम्पल का रखना जो क्वाइट इम्पैक्टफुल होता है और करंट बेस्ड एग्जाम्पल रहे तो बेहतर होता है। और करंटली हिमालयाज थ्रेटन्ड है, क्या इम्पैक्ट है उसका? तो हिमालय का जो भी है रिपोर्ट, जैसे एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे फॉरेस्ट फायर एग्जाम्पल देकर सबका, जैसे IPCC का रिपोर्ट आया है उसको भी मैंने पूरे मेंशन कर दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 5th नंबर क्वेश्चन सिस्मिक वेव के रिलेटेड है और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे सिस्मिक वेव का क्या अंडरस्टैंडिंग है। 2 पॉइंट है। तो सिस्मिक वेव का डेफिनेशन लिखा है और साथ में जो टर्की में अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड जो सिस्मिक वेव के रिगार्डिंग है तो उसको मैंने मेंशन किया जो क्वाइट इम्पैक्टफुल होगा एग्जाम्पल के रूप में। अब सिस्मिक वेव को मैंने क्या किया है कि अर्थ का जो कंपोजिशनल प्रोफाइल है और मैकेनिकल प्रोफाइल है उसके बीच में क्या स्पीड है सिस्मिक वेव का, उसको इसको अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किया है वो जो क्वाइट इम्पैक्टफुल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे, और एक मैंने अर्थ का मैप बनाकर सिस्मिक वेव कैसे प्रोपेगेट करता है और इसका डायग्राम बना दिया है मैंने P वेव और S वेव के रिस्पेक्ट में, और उसके थिकनेस और ये साथ में जो भी इम्पैक्टफुल डाटा रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अर्थ के अंदर डेंसिटी है उसका वेरिएशन, जैसे उसके रेस्पेक्ट में सिस्मिक वेव कैसे वेरी करता है अर्थ के डेंसिटी को, उसका ग्राफ डाला है आप देख सकते हो जैसे ग्राफ। और साथ में भी और सारे ग्राफ हैं जैसे कि प्रेशर एट डिफरेंट डेप्थ, तो डेप्थ के अनुसार प्रेशर वेरी करता है अर्थ के अंदर, तो सिस्मिक वेव भी वेरी करेगा, जो डायरेक्शन चेंज करेगा किधर से प्रोपेगेट करेगा, तो वो ग्राफ भी बहुत जरूरी है। सिमिलरली ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में भी वेरी करता है, और सिस्मिक वेव की वेलोसिटी वो भी वेरी करता है, तो उसका 3-4 ग्राफ डाल दिया जो क्वाइट इम्पैक्टफुल है। अगर आप बना सको रियल एग्जाम में तो आप सबसे अच्छा करोगे, सबसे अच्छा। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ब्लू इकोनॉमी कैन बिकम द टूल टू लेवरेज द मैरीटाइम रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउएवर इट फेसेस इनहेरिटेंट चैलेंजेस डिस्कस। तो ब्लू इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो ब्लू इकोनॉमिक का मैंने एक इंट्रो डाला और एग्जांपल मैंने नहीं दिया है, तो आप एग्जांपल ज़रूर देना अगर एग्ज़ाम में दे रहे हो तो। और मैंने क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या ब्लू इकोनॉमी का इम्पैक्ट है तो उससे पॉइंट वाइज जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सिक्योरिटी, डीप सी मिनरल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड डाटा डाला है और साथ में एग्जांपल दिया है जो करंट बेस्ड एग्जांपल होगा। तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी रखना है कि जो भी एग्जांपल हो करंट बेस्ड। तो करंट अफेयर का यूटिलाइजेशन एग्जांपल के रूप में ही होता है दोस्तों। बेसिकली आप एग्जांपल कहाँ से एग्रीगेट करते हो ये मायने रखता है, और साथ में ग्राफ जो हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंट्री है ग्राफ बनाया है जो तिमोर, यहाँ पे 87% ब्लू इकोनॉमी पे ही डिपेंडेंट है, उसका जीडीपी शेयर ऑफ जीडीपी ऑफ ब्लू इकोनॉमी परसेंटेज है। तो ऐसे ये दर्शाना ग्लोबल लेवल पे, किसी भी एग्जाम्पल को देते समय ग्लोबल लेवल देखना है, इंडिया के रेस्पेक्ट में देखने के साथ साथ वेरियस कंट्रीज़ का भी देखना साथ में बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लोबल वाटर डिमांड्स
जो OECD का रिपोर्ट है उसका एक ग्राफ बनाया है जो वेरी करता है अभी 2050 तक में कैसे यूटिलाइजेशन होगा ब्लू इकोनॉमिक का ओशन के रेस्पेक्ट में। सब ने मैंने ग्राफ ही बनाया है और साथ में एग्जांपल भी दिया है, तो आप देख सकते हैं चैलेंज को भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फेवरेट कंडीशन हैव फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया एट द सेम टाइम अनफेवरेबल फैक्टर्स हैव लेड टू इट्स। तो अनफेवरेबल कंडीशन और IT इंडस्ट्री इंडिया में कैसे है, तो इंडिया में IT इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी रिफॉर्म है ट्रांसफॉर्म आया है उसके रिलेटेड इंट्रो डाला है और कुछ परसेंटेज मार्केट शेयर है वो भी दर्शाया है जो, और इंडिया का मैप बनाकर कहाँ कहाँ IT इंडस्ट्री इवॉल्व हुआ है वो डिनोट कर दिया जो क्वाइट इम्पैक्टफुल होगा, अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और हर इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट का पॉइंट वाइज डालकर एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो साथ में एग्जाम्पल करंट बेस्ड डालता रहा हूँ और जो पॉलिसीज़ रिफॉर्म आए हैं जो भी है, लेकिन ग्राफ जो है जो बहुत मैंडेटरी है वो मार्क्स को एक वैल्यू एडिशन के रूप में या मार्क्स को एनहेंस करता है। अब 1-2 मार्क्स एनहेंस हो जाए तो बहुत क्वाइट इम्पैक्टफुल होता है। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर। तो यहाँ पे है पीरियोडिक शॉर्टेज ऑफ कोल इन कंट्री, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है अब मेजर जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो एड्रेस करना है। तो कोल के रिलेटेड मैंने डाटा डाल दिया है जो न्यूज़ में था और जो कोल का एविडेंस है मैप बनाकर डिनोट किया है। तो सबसे पहले मैप बनाना बहुत ज़रूरी है, ये एक ओवरव्यू देता है आंसर जो टीचर्स इवेल्युएटर होंगे उनको अच्छे तरीके से समझने में। जैसे कि आप देख सकते हो मैप में लिखा है गुड मेंशन, तो ऐसे ही और वेदर कंडीशन जो भी पॉइंट्स है उसको साथ एग्जांपल और करंट बेस्ड डाटा भी डाला है मैंने। तो ये इश्यूज़ हैं और मैंने ग्राफ डाला है, ग्राफ आप देख सकते हो किसके रिगार्डिंग है। और साथ में हर पॉइंट के साथ एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल जो आपकी पॉइंट्स होती है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। जो करंट अफेयर का यूटिलाइजेशन है वो एग्जांपल के रूप में ही होता है। और एक ग्राफ बनाया है जो ग्राफ में क्वाइट इम्पैक्टफुल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्राफ में क्या है हमारा कोल, सोलर और विंड के रिस्पेक्ट में एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे वेरी करता है समय के साथ, अभी वो हमारा डिनोट किया जो एक कंपैरिजन बताता है कि हमारा कोल का यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ता जा रहा है। तो एक इम्पैक्टफुल होता है बहुत अच्छी तरह से। और जो मेजर टेकन किया जा सकता है गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज़ अंटार्कटिक बिकमिंग एन एरिया ऑफ रिन्यूड ह्यूमन इंटरेस्ट। तो ह्यूमन इंटरेस्ट में अंटार्कटिक क्यों है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ अंटार्कटिक बिल 2022 इन प्रोटेक्टिंग द इंडिया इंटरेस्ट इन दिस रीजन। तो इंडिया का जो अंटार्कटिक बिल था उसके रिगार्डिंग दिया है, तो उसके बिल के बारे में मैंने इंट्रो डाला है और क्यों इम्पोर्टेंट है तो उसके साथ पॉइंट के साथ एग्जाम्पल देते गया जो मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ। टूरिज्म के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ अंटार्कटिक बिल, तो सिग्निफिकेंस के रूप में तो रेगुलेट टूरिज्म, प्रोहिबिट न्यूक्लियर एक्टिविटी, promote the native plant and introducing bird not to native to Antarctica। तो जो ये पॉइंट्स है जैसे कि कोई बर्ड्स जो स्पीसीज हैं, बर्ड्स के स्पीसीज जो अंटार्कटिक के नेटिव नहीं है, एंडेमिक नहीं है, उनको एनहेंस करेगा। तो ऐसे एग्जांपल देकर दर्शा दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। तो अगला क्वेश्चन, हाउ डज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया डिफर इन इट्स जोग्राफिकल फीचर। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में जो कोस्ट है उसका तो मैं मैप बनाकर डिनोट कर दिया था, आप देख सकते थे पहले, और इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है कि क्या है डिफरेंसेस। तो पॉइंट्स वाइज साथ में एग्जांपल और आप पॉज करके देख सकते हो कैसे एग्जांपल और पॉइंट्स लिखा है और डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, लेकिन अगले क्वेश्चंस कल से करेंगे, तब तक आ जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चंस मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हो ग्राफ, और तब तक मैंने आज का डेली करंट अफेयर्स कर लेता हूं। तो दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर्स बायजूस के यूट्यूब चैनल से करता हूं, जहां कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी यूपी एस्पिरेंट हो
यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप भी देख सकते हो डेली करंट अफेयर बायजूस। थैंक यू।